बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन क्या है। बेसिकली आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, मतलब एटम्स को आयोनाइज कर दिया जाता है। और जब एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो आप जानते हैं कि एटम्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन की बनिस्बत, इसीलिए चार्ज आ जाता है। आयोनाइजेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि एटम्स बॉन्डेड होते हैं या मॉलिक्यूल की हालत में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। इसीलिए हम पहले एटम्स को गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और गैसियस स्टेट के अंदर आप जानते हैं कि एटम्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है एक एटम के लिए। तो हम कलेक्टिवली एक मोल की आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं, इसी तरह एक मोल के अंदर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इन इतने एटम्स की कलेक्टिवली जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब डिफाइन करते हैं एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस मोनोपॉजिटिव आयंस। चूँकि एक मोल एटम्स हैं तो एक मोल ही गैसियस मोनोपॉजिटिव आयंस बनेंगे, इज़ नॉन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक एटम के अंदर से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें दरकार एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जिस तरह सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन थे तो आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जो एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये 494 किलो जूल पर मोल आपके पास एनर्जी आई है, और ये एनर्जी नीडेड है एक मोल के एटम्स को, मतलब 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 इतने एटम्स के लिए ये एनर्जी दरकार है। आपने अगर एक एटम की निकालनी हो तो आप इस एनर्जी को 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 के ऊपर डिवाइड करेंगे, और वो बहुत कम आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी। इसी तरह से कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 590 किलो जूल पर मोल है। कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर फिर 8, और चौथे और आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दो में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो दरकार है वो 590 किलो जूल पर मोल है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक का पॉजिटिव चार्ज बनेगा कैल्शियम का, और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। इफ़ अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच आयन इन वन मोल ऑफ गैसेस वन प्लस आयन्स, इट इज़ कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमारे पास आयन बना था वन पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके अंदर से मज़ीद हमने एक इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब उसके लिए जो हमें एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह कैल्शियम है, एक इलेक्ट्रॉन पहले निकला हुआ है, कैल्शियम पॉजिटिव का हमारे पास चार्ज मौजूद है। अब इसके अंदर से मज़ीद हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और कैल्शियम के लिए इसकी वैल्यू 1150 किलो जूल पर मोल होती है। आप देख सकते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। हालांकि हमने दोनों सूरतों के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक एक निकाला था। इसकी वजह यह है कि जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा थी, क्योंकि न्यूक्लियस ने कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था। इसीलिए इस अट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी। अब हम देखते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन अ मोल ऑफ गैसेस डाईपॉजिटिव आयंस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डाईपॉजिटिव आयंस में से जो एनर्जी दरकार है उसे हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, पहले हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, और दो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इसके अंदर से हमने मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। कैल्शियम की एग्जांपल में देखें तो कैल्शियम का डाई पॉजिटिव आयन हमारे पास पहले मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकले हुए हैं। जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक और मजीद चार्ज आ जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए टोटल, तो 3 का पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और इसकी वैल्यू है एनर्जी की 4940 किलो जूल पर मोल।
अब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए फर्स्ट वैल्यू 590 थी और सेकंड वैल्यू 1150 थी। वो तो इसलिए ज़्यादा थी ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा थी, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी। लेकिन जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुके हैं और अब हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो इनर शेल के अंदर मौजूद है। मतलब जो इनर शेल है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। आयोनाइजेशन एनर्जी के इस बड़े डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर आप एक और बात भी कह सकते हैं कि इस एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अब हम इनर इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए हैं, इनर शेल की तरफ आ गए हैं। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरह कैल्शियम के अंदर था, आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम इनर शेल की तरफ आ गए हैं। मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होगी। एक और बात बुक के अंदर लिखता है कि एलिमेंट्स कैन हैव सेवरल आयनाइजेशन एनर्जीज़। मतलब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज़ हो सकती हैं, और ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उतने इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके निकाल सकते हैं। तो जिस तरह कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की तादाद 20 होगी, क्योंकि हम एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इसीलिए वो बुक के अंदर एक बात लिखता है कि द एग्जैक्ट नंबर कोरेस्पॉन्ड्स टू एटॉमिक नंबर। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जीज की तादाद होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, चेंज हो सकती है। पहले नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। ये वो चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर आपके पास दिया हुआ है साइज़ ऑफ द एटम और आयन। जब एटम या आयन का साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा बड़े साइज़ की सूरत में। जब फासला ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज़ लार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। सो इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन साइज इंक्रीजेज। मतलब हमें एनर्जी की वैल्यू जो है कम दरकार होगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब साइज़ बड़ा होगा तो एनर्जी हमें कम दरकार होगी। एंड बुक के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर सिचुएशन उल्ट होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिचुएशन उल्ट का मतलब ये है कि अगर साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान फासले की जो वैल्यू है वो कम होगी, और फासला कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नंबर थर्ड के ऊपर आपके पास फैक्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं। इसको समझने के लिए आपको ऑर्बिटल का कंसेप्ट आना चाहिए। जिस तरह एक शेल के अंदर छोटे शेल्स होते हैं जिन्हें हम सब शेल्स कहते हैं। पहले शेल के अंदर एक होता है एस, दूसरे के अंदर एस और पी होते हैं, तीसरे के अंदर एस पी और डी होते हैं। इसी तरह से सब शेल्स के अंदर मजीद छोटे शेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और एक एस के अंदर मजीद एक ही होता है, एस कहते हैं जिसे हम, और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसी तरह से डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम नेम इनको रहने दें, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि डी के अंदर 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3 होते हैं और डी के अंदर 5 होते हैं। इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल्स के ज़रिए वाज़े करते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं 1s2, 2s2 और 2p के चूँकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इनको इनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2px, 2py और 2pz। इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका ये होता है कि आप इनके एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। मतलब पी एक्स के अंदर 1 लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, वाई के अंदर लिखेंगे 1, 6 हो गए, और जी के अंदर 1 लिखेंगे, 7 हमारे पास नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन को लिखते हैं 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz लिखेंगे आप, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। एक्स के अंदर 1 लिखा, वाई के अंदर 1 लिखा और जी के अंदर 1 लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8वां इलेक्ट्रॉन हम
एक्स में लिखेंगे, क्योंकि एक्स में आके फिर हम आगे जाते हुए तरतीब के साथ इनको फिल करते जाएंगे। जब हमने एक्स में 1 लिखा तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डन हो गई है। अब आप देखें, हमने देखना है सब शेल्स को। सब शेल होता है आखिरी शेल, और नाइट्रोजन की बात करें तो सब शेल्स के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं पी के अंदर, लेकिन इधर 3 दिए हुए हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका भी पी है, पी के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सूरत में पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, मतलब 6 की बजाय 3 है, आधा भरा हुआ है। और ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है। तो एक बात लिखी हुई है कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे सब शेल्स जो हाफ फिल्ड हों या कंप्लीटली फिल्ड हों वो स्टेबल होते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल, मतलब जब हाफ फिल्ड सब शेल से या फुली फिल्ड सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी हमें, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड सब शेल्स, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड सब शेल है, जो इसका आखिरी सब शेल है पी वाला, इसके अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी के अंदर, लेकिन इस सूरत में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन ऑक्सीजन का ना ही हाफ फील्ड है, ना ही कंप्लीटली फील्ड है, इसीलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन की बजाय ज़्यादा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा स्टेबल है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी तरह से अगर नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि इनका जो आखिरी शेल है, इसके दोनों सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हैं, मतलब आखिरी 2 जो सब शेल्स हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं और इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। अब एग्जांपल देख लें नियॉन की, 1s2 2s2 एंड 2p6। एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं फुली फिल्ड, पी के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं फुली फिल्ड। इसी तरह से आर्गॉन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये भी फुली फिल्ड हैं। एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड है और पी के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड है। इसीलिए आप इनके आखिरी शेल को जनरल फार्मूले के ज़रिए भी लिख सकते हैं, NS2 एंड NP6, मतलब शेल तब्दील हो सकता है लेकिन सब शेल्स यही होंगे S और P, और ये दोनों फुली फिल्ड होंगे। आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 S के अंदर और 6 P के अंदर, मतलब ये स्टेबल होते हैं और हमें एनर्जी इनको ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज आखिरी शेल के ऊपर कम लगता है, और इसी बिहेवियर को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप इसी को कहते हैं जो आखिरी शेल के ऊपर लग रहा होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा होता है। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम लग रही है, इसीलिए हमें एनर्जी भी कम दरकार होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्शन का। जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, जिस तरह px था, py था या pz था, इनके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में मूव करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते जाते हैं, इसीलिए इसे स्पिन पेयर रिपल्शन कहते हैं। क्रोमियम की एग्जांपल में देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह पहले, फिर आगे 3d5 एंड 4s1। 3d5 को आप d के 5 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी लिख लें तो भी आपकी मर्ज़ी, 3d5 इकट्ठा लिखें आपकी मर्ज़ी। अब हमारा वास्ता है आखिरी सब शेल के साथ। आखिरी सब शेल हमारे पास है 4s1। इसके अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई रिपल्शन नहीं होगी, कोई स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो स्पिन पेयर होती है, मुखालिफ अपोजिट जो है वो मूव करते। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन नहीं है, तो ये स्टेबल ज़्यादा है। जब स्टेबल ज़्यादा है तो एनर्जी हमें ज़्यादा दरकार होगी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर हम मैंगनीज़ की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये आ गई आर्गन की तरह। और नेक्स्ट आया 3d5 एंड 4s2। अब 3d5 को आप एक एक करके भी लिख सकते हैं 5 d ऑर्बिटल्स के अंदर, और इकट्ठे भी लिख सकते हैं। 4s2 के साथ हमारा वास्ता है, आखिरी सब शेल है ये, और इसके अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्पिन कर रहे हैं।
तो जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनके अंदर रिपल्शन मौजूद है, मतलब एक दूसरे को ये दूर धकेल रहे हैं पहले ही। और हमारा काम भी चूँकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयोनाइजेशन करनी है इलेक्ट्रॉन की, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे तो ये पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा और एनर्जी हमें कम दरकार होगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, द रिपल्शन बिटवीन देम कैन लीड टू अ स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू रिमूविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे सब ऑर्बिटल के अंदर, जिस तरह मैंगनीज के अंदर था, तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी कम दरकार होगी। लेकिन अनपेयर्ड की बात करें, जिस तरह क्रोमियम में था, तो वहाँ पे वो अनपेयर्ड है, रिपल्शन नहीं है, स्टेबल है, इसीलिए हमें एनर्जी ज़्यादा दरकार थी। नीचे भी यही लिखा हुआ है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें एनर्जी की मिकदार कम दरकार होती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पीरियाडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले हम ग्रुप के अंदर देखते हैं। जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो हमारे पास शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा होता है और इसकी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा होता है। और नीचे आते हुए प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज आउटवे हो जाता है इन्हीं इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आउटवे का मतलब है कि बेवजन हो जाता है, बेअसर हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज नीचे बढ़ रहा है लेकिन उसका असर नहीं होता, वो कम ही होता है। इसकी वजह यही है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आखिरी शेल के ऊपर इफेक्टिव चार्ज कम हो जाता है। इसीलिए नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो आखिरी शेल के ऊपर चूँकि फोर्स कम है, फोर्स कम की वजह से हमें एनर्जी कम दरकार होगी। नीचे की तरफ आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसीलिए हम ग्रुप 1 के अंदर देखते हैं, लिथियम के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, सोडियम के अंदर उससे कम होती है, पोटाशियम के अंदर उससे कम, और नीचे की तरफ आते हुए कम होती चली जाती है। अब हम देखते हैं कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है। जब पीरियड के अंदर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पीरियड नंबर इज़ इक्वल टू होता है शेल नंबर के। तो पहले पीरियड के तमाम एलिमेंट्स के अंदर एक शेल होगा, दूसरे के अंदर 2 होंगे और तीसरे के अंदर 3 होंगे। जब नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर राइट की तरफ बढ़ रहा होता है और एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर के, तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है प्रोटॉन्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और दूसरी तरफ देखें शील्डिंग इफेक्ट सेम है, तो आउटर मोस्ट के ऊपर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मज़ीद ज़्यादा होगा और हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी राइट की तरफ। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है और नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट के ऊपर मौजूद हैं और इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को एक ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर किया गया है। एक्स एक्सिस बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर को शो कर रही है और वाई एक्सिस बढ़ती हुई आयोनाइजेशन एनर्जी को शो कर रही है। पहले पीरियड के अंदर देखें, हाइड्रोजन से हीलियम की ज़्यादा है क्योंकि हीलियम राइट साइड के ऊपर मौजूद है, और दूसरे पीरियड के अंदर देखें लिथियम से बेरिलियम की ज़्यादा है और बोरॉन चूँकि राइट साइड के ऊपर है तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन की कम है। ये एक एक्सेप्शन है। इसकी वजह क्या है? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2, और बोरॉन की देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p1। अब हमने कहा था कि अगर आखिरी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा, मतलब या आधा फिल होगा या कंप्लीटली फिल होगा, तो एटम स्टेबल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बोरॉन के केस में देखें आखिरी सब शेल 2p है, तो इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 3 होते या 6 होते तो ये स्टेबल होता। लेकिन बेरिलियम के केस में देखें तो 2s2 है, मतलब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए बेरिलियम ज़्यादा स्टेबल है और बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बोरॉन कम स्टेबल है, इसीलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन की ज़्यादा है, ठीक है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की फिर कम है। एक फिर एक्सेप्शन आ गई है, इस एक्सेप्शन को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के फैक्टर के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोरीन की तरफ। इसकी ज़्यादा है, सही है, और इससे राइट साइड के ऊपर नियॉन मौजूद है, इसकी भी ज़्यादा है, ठीक है।
अब हम तीसरे पीरियड के अंदर देखते हैं सोडियम से मैग्नीशियम की ज़्यादा है, चूँकि वो राइट साइड के ऊपर मौजूद है, और एल्यूमिनियम के देखें मैग्नीशियम से कम है। ये एक और एक्सेप्शन आ गई है, मतलब ट्रेंड से हट की बात आ गई है। मैग्नीशियम के अंदर देखें 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 एंड 2p6, और एल्यूमिनियम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखें एल्यूमिनियम का आखिरी सबशेल 3s है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्सिमम 2 होते हैं, ये हाफ फील्ड है। और मैग्नीशियम का आखिरी सबशेल 2p है और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम भी 6 होते हैं, और ये कंप्लीटली फील्ड है। हमने कहा था कंप्लीटली और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जब हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का आपस में मुवाजना आ जाए तो इस सूरत में कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए मैग्नीशियम ज़्यादा स्टेबल होगा और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी।